हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे नेट 2014 का केमिस्ट्री का पेपर। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स का नंबर पूछा है इसने, है ना, जो इनके साथ में आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो n इक्वल्स टू 3, जब n की वैल्यू 3 हो, और l की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, n की वैल्यू दे रखी है इसने 1, l की वैल्यू 1 है, मतलब क्या होगा, ये अपने p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, है ना। कितना हो जाएंगे ऑर्बिटल p में, p तो भाई एक ही होता है ना, और m इक्वल्स टू 0 है, कितना ऑर्बिटल होगा, एक ही होगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए। और 0 किसके लिए होता है, पी जेड के लिए होता है ना। पी एक्स के लिए माइनस हाफ होता है, पी वाई के लिए प्लस हाफ होता है, पी एक्स के लिए -1, उसके लिए +1, और जेड के लिए 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना पाइए, जो गिवन है इसके लिए सिर्फ एक ही होगा। ऐसे पता चला आपको कि एल किस, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, एल होता है वो पी के लिए होता है, 0 एस के लिए होता है, डी के लिए 3 होता है, डी के लिए 2 होता है, और एफ के लिए 3 होता है। इस तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन सेकंड, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। प्लांक कांस्टेंट आपको दे रखा है, ठीक है, लाइट की स्पीड का आपको ये दे रखी है, आपको वेवलेंथ पता करनी है, ठीक है, एनर्जी पता करनी है ना। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमड़ा, है ना, ये अपने पास फॉर्मूला, ये इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमड़ा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो एच की वैल्यू अपने को गिवन है क्वेश्चन में, सी भी दे रखा है, और लेमड़ा कहाँ है, दे रखा ना 45 लेमड़ा की वैल्यू, और नैनोमीटर है ना, तो 10 की पावर -9, आपको सोल्व कर लो, 4.42, और पावर कितना है ना, -18, डी हो जाएगा। इस तरह से आपको करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड, इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशंस। ठीक है, आपने किसी कंटेनर में भर रखे हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस H2O2 एंड मीथेन वुड बी, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा तीनों का, बताओ। तो क्या याद रखोगे इसके लिए, जो मोलिकुलर वेट है ना उसका याद रखो, मोलिकुलर वेट का। तो दो हाइड्रोजन का तो 2 होगा, ऑक्सीजन का होगा 16 16 32, और मीथेन का होगा 18 ना 16 होगा, सॉरी मीथेन का 14 + 4 16, मीथेन का 16 है, 32 है। देखो किस किस का पूछा इसने, सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हो जाएगा W/2, और फिर पूछा इसने O2 का 32, और लास्ट में पूछा इसने मीथेन का 16। तो देखो इसको रेशियो को आप जब उल्टा करोगे ना जस्ट, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कॉमन लेके करना पड़ेगा, है ना। क्या करो इसको, तो इसका हो जाएगा देखो 16:1 है ना, 16:1, सी ऑप्शन अपना सही होगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए, इफ ए है ना, जो ए है ना वो देखो यार, इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, कोई क्यूब है ना, उसके लेंथ कितनी साइड की ए है, द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर्ड एटम एंड कॉर्नर एटम द क्यूब भी है ना, जो बॉडी सेंटर्ड एटम है और कॉर्नर के जो एटम है उसके बीच की लेंथ क्या हो जाएगी, वो पूछा है ना। तो इसके लिए देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको, √3a/2, √3a/2, डी ओवर ऑप्शन, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये सिंपल सा इसके लिए फॉर्मूला होता है 3/2। फिर अगला क्वेश्चन है अपना, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। चार्ज होता है ना कोलॉइडल पार्टिकल्स का, वो उस पर डिपेंड नहीं करती कौन सा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कोएगुलेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी कर देगा, कोएगुलेशन भी करेगा, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी करेगा, लेकिन टिंडल इफेक्ट है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। याद रखना टिंडल इफेक्ट में चार्ज का कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है ना, इसमें चार्ज का क्या करोगे आप, क्लियर है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव हाईएस्ट पीएच वैल्यू इन वाटर। हाईएस्ट पीएच किसका होगा वाटर में, HCl, NaCl, K2CO3, CuSO4। तो हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच मतलब वीक एसिड होगा ना उसका हाईएस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का हाईएस्ट होगा, है ना। तो HCl, NaCl और Na2 सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट का पीएच मैक्सिमम होता है यहाँ पे, KCl और NaCl से भी ज्यादा होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। अच्छा इसने सोल्ट, जो द फॉलोइंग सोल्ट, अच्छा इसने सॉरी इसने देखो क्या पूछ रखा, देखो
सोल्ट का पूछा है ना, देखो केसीएल तो कहाँ केसीएल, ठीक है, केसीएल भी सोल्ट है अपना, ये भी सोल्ट है ना, लेकिन कौन सा होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस का हो और वीक एसिड का हो, है ना। तो जो Na है ना, NaCl होगा, वो क्या होगा, NaCl से बना नहीं है, NaOH से बना, तो Na तो क्या होगा, इसका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और CO3 है ना, ये वीक एसिड का हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सोल्ट होता है ना, उसका हाईएस्ट होता है, तो अपना ऑप्शन सी हो गया अपने यहाँ पे, क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपना 7th। 22.4 लीटर अपने पास हाइड्रोजन गैस थी, उसको मिक्स किया आपने 11.2 लीटर क्लोरीन के साथ में एसटीपी पे, तो मोल ऑफ HCl कितने बनेंगे आपको ये देखना आपको, ठीक है। तो कितने बनेंगे बताओ। तो आपको तो वांटा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वांटा फैक्टर आई के, ठीक है। तो अब एल, तो देखो किसका होगा, देखो सी के लिए होगा, जो एल के लिए होता है ना, वो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 5 होती है, ठीक है। आपको ये तो याद रखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वापस आ गया क्या ये? अच्छा 7th वाला भी वही था इसमें, और ये वाला भी, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया इसने, है ना। देखो इसमें क्या रखा था ये, देखो इसमें ये ऑप्शन होगा, ठीक है ना। कितने मोल HCl बनेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, देखो 7th वाला, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन अलग था और ऑप्शन अलग दे दिए थे आपके, 7th वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। देखो अपने पास क्या था, नंबर ऑफ मोल देख रहे अपन हाइड्रोजन के, वॉल्यूम अपन ये जो वॉल्यूम दे रखा वो वाला, है ना। तो कितना था 22.4 अपन 22.4, तो एक आ रहा था इसका, और सेल के देखो ना तो 11.2, 22.4 तो इसके 0.5 मोल आ रहे थे। तो इसके कितने मोल थे, देखो इसका 1 मोल है और इसका कितना 0.5 मोल है, इसके कितने बन जाएंगे, देखो दो था ना, तो 5.5 इंटू 2 कर देना, तो इसका आपको 1 मोल बनेगा, इस तरह से आप देख सकते हो ये इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन था अपना 10.1 मोल MnO4 माइनस, इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, है ना। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए MnO4 2 माइनस से MnO4 माइनस में, ठीक है। तो उसके लिए क्या देखोगे, आपको चार्ज देखना पड़ेगा। तो जो Mn था ना, पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था इसका 6 था, और अब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चार्ज कितने रिक्वायर होंगे यहाँ पे, देखो पहले भी 1 मोल था, वो भी 1 मोल है, चार्ज रखना यहाँ पे देखो 0.1 मोल था ना, और अभी भी कितना है 0.1 मोल है, 0.1 इंटू फेराडे कांस्टेंट है ना F, उससे आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 96, सॉरी कितना दे रखा है ये 96,500 होता है, ठीक है ना। थोड़ी वैल्यू इसने गलत दी थी, 69 नहीं होता, ये 96,500, ठीक है ना, 96,500 होता है। तो 96,500 को 0.1 से आप गुणा करोगे ना, आएगा 9650 आ जाएगा ना, 9650 आ जाएगा। 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96,500, और 0.1 से करना पड़ेगा क्योंकि मोल कितना था दोनों का 0.1 ही तो था यहाँ पे, इस वजह से। अगला क्वेश्चन 10, क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन, देखो आपके पास गिब्स एनर्जी था, है ना, गिब्स चेंज एनर्जी चेंज कितनी थी, प्लस में इतनी दे रखी है इस रिएक्शन के लिए, है ना। तो उसने पूछा है कि जो KSP है ना वो क्या होगा वाटर का। देखो ये कैसे सोल्व होगा अपना, तो डेल जी नोट है ना, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -2.303 RT log KSP, ये वाला अपन ने पढ़ा थर्मोडायनेमिक में, थर्मोकेमिस्ट्री में आया था ये, ठीक है। देखो वैल्यू रख दो, डेल जी की इसने दे रखी है, साथ में 1000 आएगा, ठीक है, और ये आर की वैल्यू आपको पता ही है ना, और लो KSP तो अपने को फाइंड करना है। तो लो KSP इक्वल टू कितना हो गया, -11.9 हो गया। अब KSP का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको KSP निकालना है, तो लोग को इक्वल की इधर ले जाओगे ना, यहाँ पे एंटी लॉग हो जाएगा। अब एंटी लॉग निकालना आपको 11.9 का, तो लॉग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत वाला है, लेकिन आंसर इसका 8 आएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 11th, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP विल बी। ये सिल्वर का इसने वेट पूछा है, कितना डिस्प्लेस होगा। तो देखो फेराडेस का जो सेकंड लॉ था ना, उसके अकॉर्डिंग होगा अपना, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, उसके अकॉर्डिंग वेट AG है ना अपॉन EAG, याद रखना आपको, है ना। तो उसके साथ में रखना है WO2 अपॉन EO2। तो WAG तो अपने को पूछा है, और E का जो वेट था ना, एटॉमिक वेट है, वो आपको दे रखा है कितना 108 है।
और WO2 क्या दे रखा है इसने, WO2 दे रखा है वो 5600 ml दिया है ना, और 5600 को आप क्या करो, STP पे होता है 22400 ml, तो 22400 को भाग दे दो इसमें। और ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना है यहाँ पे इसका वेट है 32 है ना, 16 होगा ना, और 32 ही है, और यहाँ पे ये 8, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होगा 8, आपको ध्यान रखना है। ये तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, इसका 108 ही ग्राम आ रहा है, जितना इसका एटॉमिक वेट है उतनी आंसर आया है इसका। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 12, which of the following statement is correct for the spontaneous adsorption of gas, किसी गैस का spontaneous adsorption हो रहा है किसी गैस का, उसके लिए कौन सा करेक्ट होगा वो देखना है। पहला, डेल एस इज नेगेटिव therefore डेल एच शुड बी हाईली पॉजिटिव, नहीं ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, डेल एच इज नेगेटिव therefore डेल एच नेगेटिव है ना, इस वजह से ये डेल एच शुड बी हाईली पॉजिटिव, हाईली नेगेटिव, ठीक है ना, डेल एच नेगेटिव है इस वजह से ये भी पॉजिटिव है, ये वाली बात सही है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 13, फॉर द रिवर्स रिएक्शन, रिएक्शन हो रही है आपको, उसके लिए आपको देखना है, ये वाली रिएक्शन है अमोनिया बनाने की, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम है ना शिफ्ट होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखना है, बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ NH3, फॉरवर्ड रिएक्शन में NH3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रिवर्स जाएगी रिएक्शन, डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो भी नहीं जाएगा है ना, एक बार चला जाएगा, फॉरवर्ड ले जाना चाह रहे हो आप, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ N2, अरे वो भी उल्टा हो जाएगा, देखा आपने उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ प्रेशर इंक्रीज करो और प्रेशर को क्या करना है आपको इंक्रीज करना है, टेम्परेचर को क्या करना है डिक्रीज करना है, तो इससे फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी ये, है ना, जो लार्ज अटेलियर्स प्रिंसिपल था ना उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होती है ना, किस रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में क्या करना पड़ता है आपको, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है और प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है, देखो साथ में दिया ना इसने, हीट रिलीज हो रही है, मतलब कौन सी प्रोसेस थी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी इस वजह से। अगला क्वेश्चन 14, क्या था क्वेश्चन, देखो आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना, उसके लिए डेल यू दे रखा है आपको 2.1 किलो किलो, डेल एस की वैल्यू भी दे रखी है इतनी, टेम्परेचर भी दे रखा है इतना, तो डेल जी पूछ लिया इसने, तो अपने पास फॉर्मूला पता है डेल एच की क्वेश्चन होता है डेल यू प्लस डेल NGRT, डेल एच की वैल्यू पता है अपने को, डेल यू की वैल्यू दे रखी है, गिवन है सारी ये गिवन है, तो डेल एच की वैल्यू आ गई अपने पास 3.3 किलो कैलोरी, तो अपने के पास फॉर्मूला है डेल एच और जी के रिलेशन वाला, ये उसमें वैल्यू रख दो एच की, और टेम्परेचर पता है डेल एस भी पता है, तो -2.7 किलो कैलोरी आ जाएगा, 2.7 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी ले रहे हैं यहाँ तक। चलते हैं क्वेश्चन 15, देखो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके लिए ना Kp और K डेल डैश P की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना वो T1 T2 रेस्पेक्ट में कुछ है, ठीक है, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट दे रहे कि कौन सा सही है वो देखना है, ठीक है, तो याद रखना जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ना उसमें अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वैल्यू होता है ना Kp की वो डिक्रीज हो जाती है, Kp कम होगा और Kp डैश वो ज़्यादा होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, है ना, आयोनिक रेडियाई को कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखना है, आयोनिक रेडियाई किसके सबसे बड़ी होगी, जितना ज़्यादा बड़ा माइनस होगा रेडियाई भी उतनी बड़ी होगी, तो H माइनस, देखो यहाँ पे तो फ्लोरीन दे दिया है ना, तो फ्लोरीन सबसे छोटा होता है क्योंकि आप एक ही ऑर्बिटल में लेफ्ट से राइट जा रहे हो ना, तो साइज छोटी हो रही है तो वो नहीं दिख रहा। हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में माइनस चार्ज सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल और फिर प्लस, बहुत अच्छा से देगा ना, हाइड्रोजन के पास जाओ आपके दूसरे के पास जाना, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा आए थे 2014 में, देखो 1 ग्राम आपके पास मैग्नीशियम था उसको आपने जलाया तो 156 ग्राम ऑक्सीजन जरूरत पड़ी ना, जो रिएक्टेंट था वो लेफ्ट हुआ हाउ मच, तो देखो क्या करना आपको, Mg था ये, इसकी हाफ O2 से रिएक्शन करवा दो, MgO बन गया था। इनिशियली मोल कितने थे इसके 1.24 और इसके ये इतने थे, है ना, 24 मतलब इसका मोलिकुलर वेट था, इसके मोल ये थे और इसके मोल ये थे और इसके 0 थे, बाद में इसके मोल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो इसको 24 ग्राम था ना, इसे मल्टीप्लाई कर दो, मोलिकुलर वेट 24 है, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.16, Mg की वैल्यू पूछी ना इसने, की वैल्यू होगी 0.16 ग्राम।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज, कौन सा पेयर है वो साथ में एग्जिस्ट करता है कंपाउंड्स का? FeCl3 SnCl2। तो याद रखना रिड्यूसिंग एजेंट होंगे ना वो साथ में होंगे ना। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है देखो, FeCl2 और SnCl2, पहला ऑप्शन। ये दोनों, पहला SnCl2 नहीं 3 है ना, ये वाला सी ऑप्शन, FeCl2 और SnCl2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन अपने को सी याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 19। Be2+ is isoelectronic with which of the following ions, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन से उतने तो उसमें भी होंगे। ठीक है, तो याद रखना लिथियम है ना, लिथियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, और Be2+ में भी इलेक्ट्रॉन 2 है, तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इस वजह से अपना ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन सेम थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट्स, किसमें से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट्स होगा? CO2, CO2 में तो नहीं होगा। ठीक है, तो अपना अमोनिया में ज्यादा होगा है ना, याद रखना। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर देखो आप, अमोनिया की 1.4 होता है, और NF3 में कितना होता है? 2.3 होता है। इस वजह से फ्लोरीन थे ना, तो फ्लोरीन की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कम हो रहा था, और इसके साथ में हाइड्रोजन थे तो हाइड्रोजन डाइपोल मोमेंट ऐड हो रहा था। एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा, आपको ध्यान रखना हुआ है ना, वहीं से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेन ट्राइंगुलर शेप, किसकी प्लेन ट्राइंगुलर शेप है? प्लेन ट्राइंगुलर N3 NO3 माइनस है। ठीक है ना, बी ऑप्शन। देखो ऐसे होती है इसकी स्ट्रक्चर, और हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ठीक है, और शेप कैसी है? प्लेनर है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज है आपके पास नेगेटिव। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 22। एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीज इन द ऑर्डर, एसिडिटी आपको डाइप्रोटिक एसिड की बतानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम किसकी और सबसे ज्यादा किसकी। तो आपको ध्यान रखना टॉप टू बॉटम जाते हो ना तो एसिडिटी इंक्रीज होती है। कौन सा देखो, काशी जन्म में शंकर प्रभु, सल्फर के बाद में सेलेनियम आता है, टेलुनियम सबसे नीचे आता है, अपना ये ऑप्शन हो जाएगा है ना, टॉप टू बॉटम जाना है आपको, ये वाला सेक्शन से याद रखना आपको। अगला रिएक्शन दे रखे, आपको 2 रिएक्शन दे रहे, इसमें पूछा हो क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका क्या बिहेवियर था दोनों के केस में। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, क्या करवा रहा है, इसका रिडक्शन करवा रहा है ऑक्सीजन का, और दूसरे वाले रिएक्शन में भी क्या कर रहा था, वो रिडक्शन करवा रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या करवा रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना ऑप्शन सी, दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगला क्वेश्चन अपना, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली, कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो सिर्फ कोल्ड कंडीशन में स्टेबल होता है? सेकेरिन, सुक्रोलोज ना, एस्पार्टम, एलिटियम। तो याद रखना तो एस्पार्टम है ना, सी, ये कोल्ड कंडीशन में स्टेबल होता है ओनली, एस्पार्टम याद रखना, एस्पार्टम कोल्ड कंडीशन में स्टेबल है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्पार्टम। अगला क्वेश्चन है इन एसिडिक मीडियम H2O2 चेंजेस Cr2O72 माइनस टू CrO5। ठीक है, इसमें 2 और ऑक्सीजन बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5। देखो यहाँ पे कितना होगा, अगर आप Cr के ऑक्सीडेशन नंबर देखो ना तो यहाँ पे कितनी आ रही थी, 10 आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन 5 है यहाँ पे, और ऑक्सीजन की होती है -2, तो क्रोमियम की हो जाएगी +10। लेकिन याद रखना मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा किसी की नहीं हो सकती है, और मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है ना क्रोमियम का, वो होता है 6 ना, तो आंसर अपना 6 हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये पढ़ने रेडॉक्स रिएक्शन में अच्छे से देख रखा है, आप वहां से पढ़ना है इसको। अगला है क्वेश्चन 26। द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 और H2O2 की जो रिएक्शन होगी ना एसिडिक कंडीशन में, वो क्या देगा? ठीक है, तो याद रखना Mn2+ देखा है KMnO4 तो, और उसके साथ में क्या है बचा आपके, H2O2 देगा ऑक्सीजन ना। तो देखो दोनों की रिएक्शन करवा दो, KMnO4 प्लस H2O2, तो इसमें एक तो Mn2+ आयन दिया ना, एक ने O2 दिया, ये रिएक्शन करवानी पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 27। क्या कह रहा है वो, आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स है ना,
कौन सा है ना जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन शो करवा रहा है ना, CFSC शो करवा रहा है। जीरो किसका है आपको याद रखना है, इसमें ऑप्शन बी फेरस H2O6 इसका जीरो होगा, क्योंकि इसका जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है ना उसमें H2O क्या वीक लिगेंड है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है अपना 28, मैग्नेटिक मोमेंट 8.3 किसका है, इसमें से किसका होगा। तो आपको देखो ये निकालना ना आपको, तो वो फॉर्मूला होता है रूट ऑफ n n+2, उसमें n की वैल्यू क्या होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं और आपको पता करना है। तो निकल में है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, और जिसका 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसका BM वैल्यू कितनी आती है, 2.83 आती है। तो Ni2+ इसका आंसर हो जाएगा। निकाल भी सकते हो अगर किसी को निकालने के ऊपर है, तो ये वाला अपना होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे n और फिर ब्रैकेट में n+2, इस फॉर्मूला से रखना है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ तक अगला है अपना क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड टू बी एन एंटी कैंसर एजेंट। एंटी कैंसर एजेंट कौन सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट देखो। तो याद रखना सिस प्लेटिन होता है ना उसको एंटी कैंसर एजेंट कहते हैं। सिस प्लेटिन की स्ट्रक्चर बताओ, प्लेटिन किस में आ रहा है, प्लेटिन आ रहा है ये देखो PT। सिस प्लेटिन कौन सा अपना एंटी कैंसर एजेंट है, कैंसर नहीं होने देता ये, ऑप्शन बी सिस प्लेटिन याद रखना आपको। अगला है अपने पास क्वेश्चन नंबर 30, आपको रिएक्शन रीजन ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीजन था, है ना, तो क्या था, ड्यू टू और शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स, न्यूक्लियस चार्ज विल एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता ना f ऑर्बिटल्स का, वो नेग्लिजिबल था, इस वजह से ऑप्शन ए होगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या रीजन था, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग को कह सकते हो आप, शेल्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हो, वो बहुत कम होता है, इस वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगला तक क्वेश्चन था अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 31, लाइक दिस। आपको रिएक्शन दे रही है, इसमें प्रोडक्ट ए देखना है आपको, है ना। देखो ये डाइसोनियम साल्ट है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप इसमें एनिलीन से, तो क्या बनेगा, है ना। तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से चला जाएगा, है ना, और बचेगा क्या यहाँ पे, देखो आपके येलो डाई बना है ना। येलो डाई का क्या एग्जांपल है आपको वो देखना है। देखो येलो डाई में क्या होगा, देखो अपने पास क्या था, एक भी ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है ना इसके पास में, याद रखना ये NH2 जैसा है वैसे रहेगा, और ये जो यहाँ पे है ना, ये यहाँ से Cl तो चला जाएगा, और ये जो बचा होगा ना N डबल बॉन्ड N, वो यहाँ पे आके जुड़ेगा। इसमें देखो यहाँ पे किसी न किसी में CH3 आना चाहिए, मतलब NH2 आना चाहिए, जिसमें NH2 आएगा वही अपना प्रोडक्ट होगा। पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है पर साइड में, चौथे में देखो सही पोजीशन पे है, तो अपना कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको ये याद रखना। देखो ऐसे रिएक्शन हुई थी, ये H कहाँ चला जाएगा, H इस Cl के साथ में चला जाएगा, ये साथ में जुड़ गया, ये ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं येलो डाई, येलो कलर होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट। सबसे ज्यादा स्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट कौन सा है, ठीक है, याद रखना बेंजीन वाला मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है, बाकी किसी में रेजोनेंस होते नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखो रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि बीच में CH2 आ गया, ये एलिफेटिक के ऊपर वाला भी एलिफेटिक है, तो पहला भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन अपना ये वाला होगा। ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, ये वाली दिख रही है आपको। फिर यहाँ तक समझ में आ गया आपको यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 33, D+ ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन और क्या बनाता है, वो ऑक्सिन बनाता है, और स्ट्रक्चर क्या होगी उस ऑक्सिन की आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप, 4 ऑप्शन में देखो ये आपके पास ग्लूकोल है ना, ये NH4OH से रिएक्शन कर रहा है ना, उससे बने क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन में क्या होगा, देखो बाकी सारे कार्बन सेम जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ एक कार्बन चेंज होगा। जो फर्स्ट वाला कार्बन था ना वहाँ पे CH2 था ना, वहाँ पे क्या आ जाएगा, C तो वैसा वैसा रहेगा, H वैसा वैसा रहेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन के साथ में क्या आ जाएगा, एक H आ जाएगा, एक O आ जाएगा, यानी NOH आ जाएगा। तो किसके साथ में NOH था, NOH डी स्ट्रक्चर में था, याद रखना। वो जब हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन करता ना तो ऑक्सीजन बना था, ऑक्सीजन की ये वाली स्ट्रक्चर थी, हमें किसी में चेंजेस नहीं करना था। फिर यहाँ तक चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम में कौन सा हार्मोन आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो याद रखना एड्रेनलिन हार्मोन, स्ट्रेस के इमरजेंसी हार्मोन।
और इसकी वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है ना, वो फटाफट हो जाता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना इस कंडीशन में, इस वजह से। और कौन रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड होती है वो रिलीज करती है। अगला क्वेश्चन 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। थर्मोस्टेटिक पॉलीमर का एग्जांपल कौन सा होगा, ए बी सी और डी ऑप्शन, ऑप्शन ये दे रखा है, ठीक है। तो जो बेकेलेट होता है ना वो थर्मोसेटिंग है, ये बेकेलेट की स्ट्रक्चर ये डी वाली है, तो आपको डी वाला याद रखना, ठीक है। बाकी सारे नहीं है, एक तो नायलॉन 6 दे रखा है आपको, क्लोरोप्रीन वगैरह है, ये सारे नहीं है। थर्मोसेटिंग का आपको याद रखना बेकेरा है, बेकेलेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलिएस्टर डाइक्रोन। कौन सा है जो पॉलिएस्टर डाइक्रोन बनाता है, ठीक है। पॉलिएस्टर डाइक्रोन कौन कौन बनाता है, टेराथेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल ना, टेराथेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन अपना सी, ठीक है। ये पॉलिएस्टर डाइक्रोन बनाता है। फिर यहाँ तक चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक का कौन सा कॉमन कंपोनेंट नहीं है, ओजोन, एक्रोलिन, ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फोटोकेमिकल स्मोक का क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, ठीक है। बाकी सारे था, ठीक है यहाँ तक। चलो आगे चलते क्वेश्चन 38 ना। देखो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन की मेथड है केजेल्डल, है ना, केजेल्डल मेथड है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, तो कोई आपके पास सोइल सैंपल था, उसमें से आपको अमोनिया कितना मिला, 0.75 ग्राम मिला, है ना, और उसको न्यूट्रलाइज किया आपने सैंपल को 10 ml 1 मोलर H2SO4 के साथ में, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो कोई इस मेथड में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज अपन एस्टिमेट करते हैं ना, वो इस तरह से करते हैं। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड्स। तो इस तरह से वैल्यू रखोगे आप, तो आंसर आ जाएगा आपका 37.33। देखो कहाँ पर आ 37.33 वाला। इसके लिए आपको फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है ना। ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला, इस मेथड के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन अपना 39, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड्स ट्रेड विद। आप देखो ब्रोमीन की रिएक्शन करवा रहे हो इसके साथ में, है ना, कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो ये था आपका, है ना। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको ब्रोमीन के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार तो पेरा पे जोड़ दो, एक बार क्या पे जोड़ दो, ऑर्थो पे जोड़ दो। पेरा और ऑर्थो वाले कहाँ पे आ रहे हैं, पेरा और ऑर्थो वाले, पेरा ऑर्थो पेरा, तो ये सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करवाना है। मेरे यहाँ तक चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमिसेशन इन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइसिस। किसमें होगा रेसिमिसेशन, तो याद रखोगे इसके लिए फोर्थ कंपाउंड, ठीक है। बी ऑप्शन आपको याद रखना, इसका होगा रेसिमिसेशन। अगला क्वेश्चन है 41, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट कौन सा एनिसोल है ना, कौन सा एनिसोल का प्रोडक्शन करेगा वो देखना आपको। एनिसोल मतलब OCH3, ठीक है। तो देखो फिनोल होता है ना, फिनोल जब फिनोल की रिएक्शन होती है NaOH से, वहां से ONA है ना, सोडियम है ना सोडियम आयन बनता है वहां पे, ONA बनेगा। और उसकी रिएक्शन कैसे करवा दो आप CH3 से, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, यहाँ से चला जाएगा आपके NaCl है ना, और क्या बच जाएगा देखो आपके CH3, तो CH3 आ गया O के साथ में, और Na निकल गया आपके यहाँ पे। इस तरह से रिएक्शन होगी, Na बाहर चला जाएगा, एनिसोल बन गया आपके। SN टाइप 2 टाइप की रिएक्शन होती है आपकी। अगला क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन सा सोल्यूबल नहीं, तो पहला 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, बेंजोइक एसिड, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो याद रखना कौन सा सोल्यूबल होता है, नाइट्रोफिनॉल नहीं होता इसमें।
क्योंकि नाइट्रोफिनोल क्या है, और जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है ना वो वीक एसिड होता है, इस वजह से सोल्यूबल नहीं होता है। ये ऑप्शन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपना 43 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इसके लिए कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, बेंजिल्डिहाइड या COCH3 CHOBr या NO2। याद रखना कौन सा होगा, NO2, क्योंकि जो आपके पास NO2 ग्रुप जुड़ गया है ना, और NO2 ग्रुप जुड़ने से क्या होगा, अरे COD सेम से भी दे रखे है ना, नहीं COD से जब नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा ना तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देगा, है ना, यानी इजीली यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा और जो आने वाला होगा वो इजीली यहाँ पे आ जाएगा। सबसे ज्यादा देखो रिएक्टिविटी होती है इसकी, फिर होती है इसकी, है ना, नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, फिर ओनली बेंजल्डिहाइड, फिर मिथाइल बेंजल्डिहाइड और फिर COCH3। ये ऑर्डर होता है आपके रिएक्टिविटी का। जो देखो आपको जो थर्ड वाली स्ट्रक्चर दी थी ना, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे CH3 था। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन 45 कह रहा है आपको जेड आइडेंटिफाई करना है सीक्वेंस में। आपके पास ये था, है ना, ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन करवा रहा आप HBr से, तो Y बनेगा, YB की करवा दोगे तो Z बन जाएगा। जैसे देखो अपने पास ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे HBr से ना, ब्रोमीन जुड़ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। जो आपके पास मार्कोनिकोव रूल था ना उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे परऑक्साइड था क्या, हाँ परऑक्साइड है, तो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगी ये रिएक्शन, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव परऑक्साइड इफेक्ट। और क्या बनेगा फिर उसका CH3 C2H5 ONA से रिएक्शन करवाना सोडियम एसीटेट, इससे क्या बन जाएगा आपके जेड प्रोडक्ट क्या होगा, ईथर बनेगा। ईथर कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, ये वाला ईथर बनेगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको रिएक्शन करवानी। चलो अपना लास्ट क्वेश्चन बचा केमिस्ट्री का 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन दैट इज कंबशन प्रोडक्ट CO2, है ना, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन किसमें होगा वो बताना है। तो इथेन, इथाइन, इथेनॉल। इथाइन में है ना जितने कार्बन के नंबर होते हैं ना उतने CO2 बनते हैं, याद रखना। जैसे देखो C2H2 है मेरे पास, 5/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को मैं इसको जलाऊं ना तो 2 CO2 बनते हैं। देखो इसमें कार्बन भी 2 थे और ये भी 2 का, तो जितने कार्बन होंगे उतने CO2 बनते हैं एल्काइन में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए। 14 का पेपर था ये, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आए हुए थे, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी पेपर में 2014 के बायोलॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।